हाँ सर। तो पिछले क्लास में बेटा हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक पढ़ लिए थे। अब आगे का कहानी शुरू करते हैं। जी सर। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट, ये टर्म बेटा आप लोग ऑलरेडी इससे पहले पढ़ चुके हैं, 9-10 में पढ़े होंगे आप लोग इसको। कोई बताना चाहेगा हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट किसको बोलते हैं? Sir, temperature required is sir amount of heat required to raise the temperature by 1 degree. ठीक बोला। और स्पेसिफिक हीट? Sir, Amount of heat temperature required capacity to by raise the temperature by 1 gram of substance हाँ by sir 1 degree. हाँ, वेरी गुड। तो तुम्हें बेसिक जानते हो बेटा, बढ़िया। देखो यही हो गया बेसिक। अगर ये पता है तो इसका मतलब तुमको सब पता है ना। देखो तो आप इसको ऐसे याद रखो कि आप जो पढ़ रहे हो हीट कैपेसिटी, सबसे पहले हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो जो डेफिनेशन आप लोग बोले इसके मुताबिक क्या बेटा, हीट कैपेसिटी का सिंबल होगा सी। और डेफिनेशन के मुताबिक क्या बोले बेटा आप लोग कि कितना हीट जरूरत पड़ेगा एक बॉडी का टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने के लिए। इसका मतलब इसको लोग मैथमेटिकली बोलेंगे, क्या बोलते हैं बेटा? dq by dt. यस, dq बाई dt, dq बाई dt। ठीक है। हाँ सर। इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं q बाई डेल्टा टी। हाँ सर। हीट रिक्वायर्ड, ठीक है ना। बहुत छोटा क्लियर होगा तो ये डेफिनेशन होगा, अदरवाइज ये होगा। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा? Q बाई डेल्टा टी पर ग्राम बाई मास। तो यहाँ से देखो आपका Q का एक फॉर्मूला बन जाता है, वो क्या बेटा? mCs डेल्टा टी। हाँ सर। ये सब बेसिक फॉर्मूला देखो आप लोग पढ़े होंगे, याद है? हीट इक्वल्स टू मास इनटू स्पेसिफिक इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। ये आप लोग 19 में भी कहीं ना कहीं फॉर्मूला को फेस किए होंगे, डिपेंडिंग ऑन योर बोर्ड, आप लोग किस बोर्ड से बिलोंग करते हैं। अब एक और टर्म आएगा, मोलर हीट कैपेसिटी। डेफिनेशन आप क्या बोलेगा बेटा? सेम वही कि हाँ सर, बाई मोलर मास। बॉडी का टेम्परेचर के लिए एक मोल बॉडी का मतलब एक बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए और 1 मोल का उसका मास होना चाहिए। तो यहाँ पर ग्राम की, यानी इसके हिसाब से बेटा इसका अच्छा बोलते यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? सी का यूनिट क्या होगा? जूल पर केल्विन। हाँ सर। इसका क्या होगा? जूल पर केल्विन पर ग्राम। और अगर यहाँ मोल आ जाए तो बोल इसका क्या होगा? जूल सर जूल पर केल्विन पर मोल। Mole. तीनों एक ही हाँ चीज है सर। बेटा। तीनों क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा? तीनों हीट को रिप्रेजेंट कर रहा। किस चीज का हीट को रिप्रेजेंट कर रहा? 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए। अब उसके बाद 3 खेला, 1 ग्राम होगा तो ये, 1 मोल होगा तो ये गया बेटा आपका हीट कैपेसिटी। अब गैस के मामले में, फॉर गैस याद रखना, हीट कैपेसिटी को यानी सी को हीट कैपेसिटी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक एट कांस्टेंट प्रेशर, उस सी के साथ लगा दिया पी, सीपी। और एक एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सी के साथ लगा दिया भी सीपी। तो बेटा ये दो फॉर्मूला, ये दो सिंबल को आपको पकड़ के रखना है। हीट कैपेसिटी ऑफ गैस कांस्टेंट प्रेशर पे सीपी और कांस्टेंट वॉल्यूम पे सीवी। पढ़े ये फॉर्मूला? पढ़े कहीं आप लोग सीपी सीवी पढ़े हैं? सर फिजिक्स में। फिजिक्स में पढ़े है ना। इन दोनों का रिलेशन क्या पढ़े बेटा बताओ सर तो? Cp by Cv is equals to गामा और Cp minus Cv is equals to R। वेरी गुड। और आपके बोर्ड लेवल पे इसका डिराइवेशन भी है शायद फिजिक्स में, है ना? हाँ सर। ये जो Cp माइनस सीवी इक्वल्स टू आर है ना, ये बेटा क्वेश्चन इसी साल नीट 2021 में सवाल पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन? उसमें करेक्ट आंसर यही था, Cp माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। अब इसको फिर से देखो, दोबारा देखो। ए समझो, C का मतलब क्या होगा बेटा? Q बाई डेल्टा टी। बोलो, होगा? हाँ सर। फंडामेंटल डेफिनेशन देखो ना, यही है ना? हाँ सर। अगर लगा दिया P तो ये बन जाएगा QP। हाँ सर। आप में से कोई है जो बताएगा QP कहाँ और क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में पढ़े सर थे? इज बोल। इक्वल्स टू H हाँ, इज इक्वल्स टू H होगा सर, एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा H होगा। हाँ वही सर, वही। हाँ, तो CP का भी एक फॉर्मूला बन गया डेल्टा H बाई डेल्टा टी। डेल्टा T।
यहाँ से डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? सर CP, CP del T। और अगर एक से ज्यादा मोल के लिए होगा तो NCP डेल्टा टी। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखना। अब इसी लॉजिक से यहाँ बात करो, C का मतलब हो गया Q बाई डेल्टा टी। हाँ तो अगर सर। यहाँ CV हो गया तो यहाँ QV हो गया। सर तो बोलो QV क्या पढ़े थे हम लोग? हाँ सर। भूल गए बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ हाँ सर। थर्मोडायनेमिक्स से पढ़े थे हाँ हम। सर। हाँ सर। सर वर्क डन 0 होगा। हाँ, एडियाबैटिक कंडीशन, ये तुम्हारा आइसोकोरिक कंडीशन पे ये था ना। हाँ तो सर। इसका मतलब क्या था? CV को स्टेप क्या बन गया? डेल्टा E बाई डेल्टा टी। हाँ सर। यहाँ से डेल्टा E का वैल्यू क्या आ जाएगा? सर CV del T। CV डेल्टा टी, और एक से ज्यादा मोल होगा तो ये। देखो दोनों सेम फॉर्मूला है। आप फॉर्मूला को थोड़ा सा लॉजिक से ध्यान से देखो तो बात समझ में आएगा कि एंथैल्पी को हम लोग कांस्टेंट प्रेशर में डिफाइन किए थे, हीट कंटेंट, और इंटरनल एनर्जी को हम लोग डिफाइन किए थे, हीट कंटेंट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। हाँ उसके सर। हिसाब से ये जो फॉर्मूला आपका बनता है बेटा, इसको याद रखना आपको। ये काम का फॉर्मूला है। और बात करते हैं, आप कुछ रिलेशन देखो जिसको आपको याद रखना है। ये सब आप फिजिक्स में भी पढ़े हैं, डिराइवेशन आप पढ़े हैं। हाँ सर। एडियाबैटिक कंडीशन पे ये है पीवी का रिलेशन। क्या है? PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो वहां से एक और रिलेशन बन गया, P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 टू द पावर गामा। बताओ तो यहाँ से टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन है? देखो तो ये बता सकते हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में ये रिलेशन है हाँ सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ सर। है ना। आप लोग बताओ हाँ तो सर। टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है? सर सर 1/T। Directly proportional, sir. हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। इसको आप याद कर लो बेटा, ये रिलेशन को डायरेक्ट यूज करना है। अब आगे देख लो, CP और CV में CP बड़ा होता है, CP हाँ माइनस सर। CV का वैल्यू R के बराबर होता है, CP बाई CV का वैल्यू गामा कहलाता है। गामा। मोटा एटॉमिक गैस के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। गामा का वैल्यू 1.67 पढ़े बेटा, ये देखो तो ये सब गामा हाँ का सर। वैल्यू डायटोमिक के लिए, ये सब आपको डेटा याद करना है। ट्राइएटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू 1.33, ट्राइएटॉमिक गैस के लिए। और हर मामले में देखो तो CP माइनस CV 4R माइनस 3R इक्वल्स टू R। यहाँ CP माइनस CV करो, 7R बाई 2 माइनस 5R बाई 2, बोल कितना आएगा? सर R R। आएगा। 5R बाई 2 3R सर बाई ये भी 2 R। माइनस कर R आएगा, है ना। तो ये रिलेशन को याद रखो। आंसर दो तो इसका। सर ऑप्शन ए। बोलो बेटा लोग, है यहाँ देख, क्वेश्चन किसके किसके बीच में पूछ रहा है, एडियाबैटिक कंडीशन पे किसका किसका रिलेशन है? बोलो। सर क्या बोले? क्वेश्चन में एडियाबैटिक कंडीशन पे किस किस का रिलेशन पे क्वेश्चन को पूछा गया है? सर एट कांस्टेंट प्रेशर अबे T गधा, is किसके inversely किसके बीच? proportional to volume। टेम्परेचर और वॉल्यूम ना। पर हाँ सर। टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन पड़े अभी हम लोग? सर T is inversely proportional to V to the power gamma minus 1। वापस आओ। T is inversely proportional to V to the power gamma minus 1, और गिवन क्वेश्चन है T is proportional to V to the power of half। हाँ सर। इसका मतलब गामा माइनस 1 का वैल्यू कितना हुआ? हाफ हुआ। हाँ। हाँ सर। सर तो 3/2 1.5। पढ़ो इस क्वेश्चन को। हाँ सर पढ़ लिए। बोलो, एडियाबैटिक कंडीशन पे Q का वैल्यू क्या होता है बेटा? 0। तो हाँ फर्स्ट सर। ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बन जाता है? डेल्टा E इज इक्वल्स टू W। W। और हाँ आपसे सर। एडियाबैटिक कंडीशन पे वर्क डन का बात हो रहा था। एडियाबैटिक कंडीशन पे वर्क डन किसके बराबर होगा? डेल्टा E के बराबर। हाँ सर। और आपके क्वेश्चन पे CV का डेटा दिया हुआ है।
हाँ तो आप सर इसको रिलेट करोगे कि डेल्टा ई का फॉर्मूला अभी अभी पढ़े NCV थे, डेल्टा टी। एन सीवी डेल्टा टी। हाँ सर तो इसका मतलब डेल्टा ई का वैल्यू यही है 3 किलो जूल। तो 3 किलो जूल का मतलब हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 10 to the ऑफ power minus 1 मोल गैस का बात कर रहा है, तो एन का वैल्यू 1, सीवी का वैल्यू 20 और डेल्टा टी को निकालते हैं यहाँ से। तो बोलो डेल्टा टी कितना आ रहा है? 1500 आएगा। 1500 आ रहा है ना? देख तो 150, हाँ सर 150। 150 हाँ सर और डेल्टा टी का मतलब होगा T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 150। हाँ सर तो पूछा T1 फाइनल टेम्परेचर, हाँ सर T2 T1 दे दिया है, 300 तो T2 इज इक्वल्स माइनस 300। 450 होगा। समझ आए बेटा लोग? हाँ हाँ सर सर। चलिए, बड़े इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले, ध्यान से सुनना। अब आपके पास एक कंसेप्ट आ रहा है जिसको हम लोग आगे बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के टाइम पे और आगे कई सारा कैलकुलेशन करने के टाइम पे। एट द सेम टाइम कई अलग अलग चैप्टर पे भी इस कंसेप्ट का यूज करने वाले, जो बेटा भी आपको बताने जा रहे हैं। देखो क्या कहता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और एक प्रोसेस का नाम है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो डेफिनेशन पहले फंडामेंटल जैसे बोलते हैं बेटा, हर एक फंडामेंटल हो तो इसका फंडामेंटल सुन ले। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का फंडामेंटल क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का फंडामेंटल है कि ऐसा प्रोसेस जो अपने आप काम करेगा, ऑकर ऑन इट्स ओन, ऑकर ऑन इट्स ओन, अपने दम पे चलेगा। चलने के लिए किसी सपोर्ट का जरूरत नहीं है, वो अपने आप चलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि इसको चलाने के लिए या तो आपको शुरू करना पड़े या ना भी करे, लेकिन अगर एक बार चल गया तो वो चलता चला जाएगा। ऐसा प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझा रहे? हाँ सर और ऐसा प्रोसेस जिसको चलाने के लिए आपको बाहरी मदद चाहिए, बाहरी मदद, एक्सटर्नल सपोर्ट। बिना सपोर्ट का वो चलेगा ही नहीं। जब तक सपोर्ट रहेगा तब तक चलेगा, सपोर्ट का चलना बंद। और बोलो रे, सर तो रिएक्शन भी बंद, मतलब प्रोसेस भी बंद। प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, वैसा प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस कहेंगे। हाँ ठीक है, सर चलो ना बातचीत करते हैं। देख, एक एक बात लिखते हैं। पहला बात करते हैं, बोल, सोच समझ के जवाब देना। एक एक प्रोसेस का नाम लिख रहे हैं, आप लॉजिक यूज करो, जो डेफिनेशन बताया उसके मुताबिक सोच करके बताओ कि पानी का बहना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है spontaneous। या नॉन स्पॉन्टेनियस। सर कंडीशन नहीं दिया हुआ सर कि सेम प्लेन पे या फिर सर हाँ, क्या कंडीशन हो सकता है बेटा, बोल तो। सर हाई टू लो है या फिर लो से हाई सर, मतलब वो सर कंडीशन सर प्लेन पे या फिर ओके सर, उस पर डिपेंड करेगा सर। चलो कंडीशन दे दिए, हाँ सर तो और टॉप पहला टू वाला बॉटम सर स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, दूसरा वाला टॉप टू नॉन बॉटम स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस होगा, है ना? वो सर बॉटम नॉन टू टॉप नॉन स्पॉन्टेनियस होगा सर, नॉन स्पॉन्टेनियस फॉर्म से खींचना पड़ेगा सर। चलो अब बोलो। सर इसमें जो कंडीशन सही सर, टेम्परेचर कितना है? हाँ बहुत बढ़िया, चलो कंडीशन दे दी है। सर कोलकाता है सर, कोलकाता से spontaneous, माउंट एवरेस्ट नॉन स्पॉन्टेनियस। यस सर, हाँ सर ठीक है, हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल, अगर आपसे पूछा जाए सर नॉन स्पॉन्टेनियस नॉन सर, नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। आग आग उसमें लगाना पड़ेगा सर। सर दोनों होगा सर, ये तो। सर लेकिन आग इसमें से आग लगाना फिर से पड़ेगा सर। सुनो, फंडामेंटल प्रोसेस डेफिनेशन सुन बेटा, फिर से सुन। अ प्रोसेस विच ऑकर ऑन इट्स ओन विथ और विदाउट इनिशिएशन, या तो शुरू करना पड़े या ना भी करना पड़े, लेकिन एक बार शुरू हो गया
तो वो अपने ओ आप हाँ चलता सर, चला तब वो जाएगा। स्पॉन्टेनियस बचा होगा। देख सकते समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इनिशिएशन डिमांड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, चलो ना बात करते हैं फिर से। सर नॉन स्पॉन्टेनियस। सर स्पॉन्टेनियस। हाँ सर spontaneous। स्पॉन्टेनियस। तो हो जाएगा। तो उसके लिए मशीन चाहिए सर, मतलब एक Hand आप लगा। इनिशिएशन, अच्छा, नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, कंसेप्ट सुनो। आप इनिशिएशन तो दे दिए, लेकिन उससे साथ साथ एक्सटर्नल सपोर्ट भी दे दिए इलेक्ट्रिसिटी। चीज, जब हाँ। तक इलेक्ट्रिसिटी से ऐसे रहेगा रहेगा तब तक हाँ सर। तो ये हाँ सर। एक्सटर्नल फैन चलता सपोर्ट पे रहेगा। चल रहा है, ये अपने आप नहीं चल रहा है। हाँ सर। ठीक है, हाँ चलो सर। ना फिर से बात करते हैं। 5 नंबर आ जाओ यहाँ। सर सर स्पॉन्टेनियस है सर। हाँ सर। स्पॉन्टेनियस है सर। सर कौन बोला डिबेटेबल बे? क्वेश्चन है। कौन बोला रे? हाँ, सर तौसीफ बोला। आंसर कंफर्म है बेटा। यस सर। सर लेकिन सर स्पॉन्टेनियस तो पॉसिबल ही नहीं होगा सर, कि कोई कर रहा है तो करते ही जा रहा है। है ना? हाँ सर, नहीं, सोएगा बात नहीं, वो खाएगा नहीं है। नहीं। नहीं 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 नहीं, देखो उसको आप स्पॉन्टेनियस से। पढ़ाई ये नहीं बेटा, पढ़ाई आपका सिस्टम का एक हिस्सा है। आपको एक वक्त, एक टाइम देना पड़ेगा, उसको बहुत सीरियसली देना पड़ेगा। दैट विल बी स्पॉन्टेनियस। लेकिन आप लोगों का देखो होता क्या है कि आप लोगों का पढ़ाई करना ज्यादातर एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करता है। लाइक एग्जाम आने वाला तो पढ़ने बैठे हो बेटा, ये तो बेटा मार पढ़ने वाला इस डर से पढ़ने बैठे हो, तो इस एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा कोई भी प्रोसेस जो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करेगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। सर ठीक है, सर वो जैसे 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 देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे कि 7 नंबर जैसे बात करते हैं, ब्रीदिंग, सांस लेना ऑफ जय, जय का जय है, सांस लेना, ब्रीदिंग, बोलो। स्पॉन्टेनियस सर। स्पॉन्टेनियस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ना। अगर हाँ। आपसे कहा जाएगा 8 नंबर ब्रीदिंग ऑफ वीरू, स्पॉन्टेनियस सर। स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों सर? सर फिल्म बताइएगा सर बीच में। ओह तो सर ये वाला मूवी नहीं देखा हुआ। शोले, सर हाँ सर, आप लोग का टाइम का मूवी था। जय, वीरू, गब्बर, बसंती, धन्नो। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? एक टाइम का काफी बड़ा हिट मूवी था बेटा अपना दौर का। हाँ सर। तो उस मूवी में एक बहुत फेमस सीन है जहाँ पर जो बसंती है उसको गब्बर बोलता है कि नाच बसंती नाच, जब तक तेरा पाँव चलेगा वीरू का सांस चलेगा। इसका मतलब वीरू का जो ब्रीदिंग प्रोसेस हुआ बेटा वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। वो बसंती का हाँ पाँव सर। पे डिपेंड कर रहा है। जब तक बसंती नाचेगी वीरू सांस लेगा। समझा रे गधा लोग? हाँ सर। क्या समझा रे? वो ढक्कन है। हर बात पे हाँ सर बोलता रहता है। अब आओ दोबारा, ये जो है यानी सीधी सी बात है बेटा, वो प्रोसेस जो अपने आप चलता चला जाए। जैसे कुदरत देखो ना, कुदरत एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है बेटा, कई हजारों लाखों करोड़ों साल से अपने आप चला जा रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हाँ सर। मान लो आपके पास कोयला का कमी नहीं है, अनंत कोयला है, बस लगा दो एक बार आग, वो सर स्पॉन्टेनियस अपने जलते आप रहे। चलता चला जाएगा, है ना। हाँ सर।
तो इस तरीके का मैटर है। तो अब देखो यहाँ पर मोटा मोटी अब जो तुम लोग को समझाना चाह रहा है, अभी जो कुछ एग्जाम्पल्स देखा, तो इसी एग्जाम्पल में एक दो एग्जाम्पल को फिर से बात करते हैं। अब एंगल बदलते हैं, सोचने का तरीका बदलते हैं। आंसर हमारे पास है कौन स्पॉन्टेनियस है कौन नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब इस सवाल का जवाब ढूंढते कि ये है क्यों ऐसा। इसका सवाल का जवाब ऐसे बेटा कि अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसका एक ही कारण याद रखना, एक वर्ड में आंसर याद रखना, इसका कारण है स्टेबिलिटी। अगर कोई प्रोसेस अपने आप चल रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है वो स्टेबिलिटी की तरफ भाग रहा है। और ये बेटा कुदरत का नियम है, हर अनस्टेबल चीज अपने आप अपने से ज्यादा स्टेबल स्टेट में जाने का कोशिश करेगा। और अगर वहां पहुंच गया और वहां पहुंच कर उसको पता चला कि आगे और भी ज्यादा स्टेबल स्टेट है, तो फिर वहां जाने का कोशिश करेगा। ये कुदरत का नियम है बेटा। इंसान में, हम लोग का सोच में, हर जगह पे ये होता है। स्टेबिलिटी, हर एक चीज स्टेबिलिटी चाहता है। तो बेटा अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, कारण याद रखना स्टेबिलिटी, एक वर्ड में, ठीक है। इस वर्ड को पकड़ के रखना, आगे बहुत काम आने वाला है। अब चलो इसको फिर से समझते। पानी का बहना टॉप टू बॉटम स्पॉन्टेनियस है, लेकिन बॉटम टू टॉप नॉन स्पॉन्टेनियस है कि नीचे से ऊपर ले जाने पे आपको मोटर चलाना होगा, एक्सटर्नल फैक्टर लगाना होगा। जब तक मोटर चलेगा पानी ऊपर चढ़ेगा, मोटर बंद पानी का ये बंद, ठीक है। तो बोल, जब पानी टॉप पोजीशन पे था और फ्लो करके बॉटम पोजीशन पे आ गया, इसका एनर्जी, टॉप पोजीशन पे इसका पोटेंशियल एनर्जी और बॉटम ज्यादा पोजीशन पे इसका क्या हुआ? बोल, ऊपर से नीचे आने पर सर घट गया, डिक्रीज। डिक्रीज किया, एनर्जी का लॉस हुआ। और बोल तो अगर एनर्जी घटता है तो इसका दूसरा मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। स्टेबिलिटी बढ़ गया सर। स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो इसका मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्यों हुआ? क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी इसको ज्यादा मिल रहा है। सारा लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा ये बताओ तो, अगेन इसी क्वेश्चन को फिर से एनालाइज करो। पानी टॉप से बॉटम पे आया, ठीक है, उसका एनर्जी डिक्रीज कर दिया, तो ये प्रोसेस एक्सो हुआ या एंडो हुआ? सर एक्सो हुआ। बोलो रे, सर एक्सो हुआ। कैसे बेटा? सर एनर्जी लूज किया ना। तो अगर एक्सो हुआ तो डेल्टा एच का साइन बोल। माइनस। वेरी गुड। देखो सोचने का तरीके का एंगल समझ बेटा। अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, उसका वजह ये है वो स्टेबल होना चाहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पानी का ऊपर से नीचे आना स्पॉन्टेनियस है। जैसे सोचो ना, हिमालय से पानी चले आ रहा, कब से आ रहा वो सोच लो, क्योंकि पानी का खत्म एंड नहीं, चले ही आ रहा, तो चले आ रहा पानी। लेकिन यही पानी अगर तुमको वापस हिमालय भेजना हो तो नहीं कर सकते हो। करोगे तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, क्योंकि आपको उसको कंटिन्यूस चलाते रहने के लिए बाहर से ताकत लगाए रखना होगा, एक्सटर्नल सपोर्ट देते रहना होगा। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टेबिलिटी मिल रहा है उसको। तो इन शॉर्ट अब अगर आप इसको मैथमेटिकली सोचोगे तो सोचोगे कि अच्छा, यानी स्टेबिलिटी अगर चाहिए तो एनर्जी कम होना चाहिए, और एनर्जी अगर कम होना चाहिए तो सिस्टम को क्या करना चाहिए? एनर्जी को लूज करते रहना चाहिए। और अगर हाँ एनर्जी सर। लूज करेगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो इससे ये लॉजिक बनता है कि जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, कंप्लीट कर मेरा स्टेटमेंट को, स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस होगा। Spontaneous हो अरे बात समझ गए? हाँ सर। आपको क्या लगता है, कागज का जलना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है? सर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है। कागज हाँ का क्या, सर। किसी भी चीज का जलना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? हाँ हाँ सर। सर। इसका हीट मतलब निकलेगा। वहां पे एनर्जी लूज कर रहा है, वो एक्सोथर्मिक है, ये हाँ स्पॉन्टेनियस है। सर। अरे बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। चलो एक और बार फिर से एक और एग्जांपल को समझते हैं। चौथा केस देखो बेटा, फिर से एक और केस यहाँ पे ले लो। अगर आपसे कहा जाए फ्रीजिंग ऑफ आइस, बोल। सर कंडीशन लगेगा तो अबे गधा, मेरा सर क्वेश्चन ही नॉन गलत है रे स्पॉन्टेनियस गधा। होगा। नॉन क्वेश्चन ही स्पॉन्टेनियस। गलत है गधा, मेरा क्वेश्चन ही फ्रीजिंग गलत ऑफ है आइस कैसे गधा। होता है? हाँ ये हुआ ना। वाटर ना सर आटा, सर ये आटा को कैसे पीसेंगे? अगर बोल दे जाओ आटा पिसा करके लेकर के आओ। सर एक क्वेश्चन था सर। बोल। सर जब हम पढ़ते हैं सर तो मैं एनर्जी जब निकलता है बाहर तो स्पॉन्टेनियस होता है सर। क्या चीज बोली? जब पढ़ते हो तो
तो हमारा आवाज नहीं आ रहा बेटा, क्या जब पढ़ते हो तो सर पढ़ते हैं सर, तो एनर्जी निकलता है सर बाहर, एनर्जी ना यूज ना होता सर। सर तो हम्म स्पॉन्टेनियस होगा तो। हाँ सर, स्पॉन्टेनियस ना होगा है ना। हाँ सर। सर। हाँ सर, ठीक तो बोल अच्छा रहे हो, लॉजिक लॉजिक है, सर। अच्छा लॉजिक है। चलो आगे सुनो। अरे बोलो फ्रीजिंग ऑफ वाटर फिर से दिया कोलकाता में। नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस नहीं होगा बोलो माउंट एवरेस्ट। सर, हाँ सर। स्पॉन्टेनियस। Spontaneous, sir. माउंट एवरेस्ट में पानी को रखो कि सोचो 10 मिनट के बाद नहाएंगे। सर बड़ा बन जाएगा। सर वहाँ कोई जा ही नहीं पाएगा। सर माउंट एवरेस्ट में नहाने का हिम्मत किसके पास आ गया? ये एक अच्छा सवाल है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? सर एंडो। एंडो सर, एंडो है सर। हाँ पानी ऐसे को heat फ्रीज rate- करना, ये तो सुनो सुनो, ये तुम्हारे पास पानी है, लिक्विड पानी है, इसको फ्रीज करना है। इसमें गर्मी तुम दोगे या इसका गर्मी को निकालोगे? निकालेंगे सर। सर निकाल देंगे सर सर। एक्सो है सर। एक्सो हुआ कि एंडो हुआ? एक्सो। एक्सोथर्मिक है सर। एक्सो। क्या है? सर एक्सो। एक्सो। एक्सो है, इसका मतलब डेल्टा स्नेक है ना। ए तो इससे हाँ क्या सर। प्रूफ हो रहा है? सर देख कि तो 1 नंबर स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस एक्सो, 3 नंबर प्रोसेस एक्सो, 4 नंबर प्रोसेस एक्सो। हेल्थ कुछ समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर, जो एक्सो होगा वो स्पॉन्टेनियस। जो एक्सो होगा वो स्पॉन्टेनियस। सर कंडीशन अप्लाई नहीं होगा उसमें। आओ ना बात करते समझते, यही तो समझा रहे बेटे। चलो ना देखो ना, ये जो एग्जाम्पल से समझा रहे उसको देखो तो सुन लो यहाँ पर। तुम लोग ये सोचते हो ना कि सर आप 1 एक्सप्लेन किए, 3 एक्सप्लेन की, 4, 2 छोड़ दी। चलो ना पहले 2 पे भी बात करते हैं। बोले मेल्टिंग ऑफ आइस, एक्सो ना एंडो? एंडो, हाँ हीट आता है सर। सर एंडो। बोलो रे जल्दी बोलो। सर एंडो एक्सो। सर। सर एंडो हीट को एब्जॉर्ब सर करना। एक्सो सर। हाँ सर एंडो है सर। अरे भाई अच्छा अगर हाँ तुम सर। मेल्टिंग ऑफ आइस को मेल्ट करोगे तो आइस को मेल्ट करने के लिए क्या करोगे बेटा? सर वो हीट लेगा। तो हीट लेगा ना, उसमें तो एनर्जी देना होगा हाँ तभी सर। तो मेल्ट करेगा ना। हाँ सर एंडो। सराउंडिंग से एनर्जी लेगा। हाँ सर। और एंडो कोलकाता में स्पॉन्टेनियस शो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सिस्टम का एनर्जी बढ़ा या घटा? सर बढ़ गया। एनर्जी बढ़ गया। जबकि नियम के मुताबिक एनर्जी क्या होना चाहिए बेटा? कम होना चाहिए। अब जो बोलने जा रहे हैं ध्यान से सुनना अगले पेज में। एक प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस होता है बेटा, याद रखना वो एक वर्ड पर डिपेंड करता है कि अगर वो स्पॉन्टेनियस है तो उसका एक ही कारण है, उसका कारण का नाम क्या है? सर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी होगा सर स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर। कैसे डिपेंड करता है? इनवर्स। हाँ एनर्जी। हाँ सर, स्टेबिलिटी इनवर्सली एनर्जी कम होगा। प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। लेकिन याद रखना एक और भी रिकॉर्ड चीज तो की सर। स्टेबिलिटी हाँ सर रिकॉर्ड पढ़ा है का सर। नाम है रैंडमनेस। रैंडमनेस। हाँ सर। जहां पे देखना अगर एक हाँ सर। प्रोसेस आपको स्पॉन्टेनियस दिख रहा है लेकिन एनर्जी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां पर एंडो रैंडम हो जा रहा है, तब आपका नेक्स्ट फैक्टर जो हम लोग चेक करेंगे, उस फैक्टर का नाम है बेटा रैंडमनेस। इस वर्ड पे ध्यान दो, रैंडमनेस। रैंडमनेस का एक और नाम है डिसऑर्डरलीनेस। रैंडमनेस, डिसऑर्डरलीनेस, थोड़ा सा वर्ड पे ध्यान दो ना। बताओ तो रैंडमनेस या डिसऑर्डरलीनेस, ये वर्ड पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है? एक ऐसा चीज जो बिखरा अचानक। हुआ है, ऑर्डर में नहीं है, बिखरा हुआ है, ऑर्डर में नहीं है, सजा हुआ नहीं है सही से, हाँ इस सर। तरीके का एक मामला है ना। हाँ सर।
सोचो तो इमेजिन करो कि अगर एक क्लासरूम में 2 रोज है, बॉक्स 2 कॉलम है बेटा, 2 कॉलम में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और स्टूडेंट में बैठने का तरीका ये है कि हर कॉलम पे, हर रोज में 3 स्टूडेंट करके पूरा भरा हुआ है, सब में 3 करके बैठा हुआ। तो आप इसको क्या कहोगे कि वो जो क्लास का सिटिंग अरेंजमेंट है वो ऑर्डर में है या डिसऑर्डर में है? ऑर्डर में। ऑर्डर में। ऑर्डर में है ना। लेकिन अगर उसी क्लासरूम में जो जहां मर्जी बैठा हुआ, किसी में 4 ढुक के बैठा हुआ, किसी में अकेला कोई बैठा हुआ, किसी में 2 बैठा हुआ है, तो ऐसा क्लास का सिटिंग अरेंजमेंट को आप क्या कहोगे? डिसऑर्डर कहोगे। डिसऑर्डर। हाँ वर्ड का पहले वर्ड का मीनिंग को समझे, लिटरल मीनिंग को समझे। बात समझ में आ रहा है यहाँ पर? हाँ सर। अब क्या करना है कि एक प्रोसेस के दौरान हम लोग ये देखेंगे कि रैंडमनेस बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर रैंडमनेस बढ़ेगा बेटा तो याद रखना स्टेबिलिटी बढ़ेगा। एनर्जी के साथ स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल पाएगा, रैंडमनेस के साथ स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाएगा। जहां रैंडमनेस ज्यादा होगा इसका मतलब वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। अब इसको समझने के लिए आपको एक लॉजिक से, एक एग्जांपल से समझते देखिए, ध्यान से देखो कि रैंडमनेस अगर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। एक हम लोग बैठा चुके दिमाग में कि अगर एनर्जी ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा, ये हम लोग जानते हैं। अब इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ देख, कभी आप लोग ऐसा कुछ देखे हैं कि कुछ लोगों को ताश का पत्ता को इस तरीके से जोड़कर फिर इसके ऊपर एक कार्ड रख दिया, फिर इसके ऊपर एक कार्ड रख दिया, फिर इसके ऊपर एक कार्ड रख दिया, बैलेंस हाँ सर। करके, इंटरनेट सर। विदाउट यूजिंग एनी एडेसिव, बैलेंस के तौर पे, है ना। तो बताओ तो हाँ। आप ये जो सिस्टम तैयार हुआ, ये सिस्टम को आप ऑर्डर का नाम देना चाहोगे या डिसऑर्डर का नाम देना चाहोगे? ऑर्डर। ऑर्डर में, ये पूरा ऑर्डर में है ना। अब बताओ तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम, ये एक स्टेबल सिस्टम है या अनस्टेबल सिस्टम है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल। अनस्टेबल है ना। तो अब यहाँ पे लॉजिक को यूज करो कि जहाँ अनस्टेबल का मतलब स्टेबिलिटी क्या है? कम है। कम है। कम है। और यहाँ पर डिसऑर्डर क्या है? नहीं है। नहीं है सर, कम है। वो भी कम है सर। हाँ सर वही। हाँ तो सर। डिसऑर्डर के साथ स्टेबिलिटी दोनों कम हुआ तो क्या रिलेशन बना बेटा? डायरेक्टली डिसऑर्डर का इस पर हार्ड डायबिटीज। डायरेक्टली, डायरेक्टली। एक और लॉजिक से समझो, यहाँ देखो, मान लो आपके पास एक बॉक्स है, दो बॉक्स ले लो, बॉक्स में कुछ बॉल्स ले लो। मान लो यहाँ पर रेड बॉल, रेड बॉल, रेड बॉल, रेड बॉल, इस तरीके से रेड बॉल है, और के साथ साथ ये ब्लू बॉल भी है, ब्लू बॉल इस तरीके से। बताओ तो ये जो आपको सजावट दिख रहा है, आप इसको ऑर्डर का नाम देना चाहोगे या डिसऑर्डर का नाम देना चाहोगे? और डिसऑर्डर। बेटा मेरा राइटिंग पे मत जाओ, थोड़ा सा दिमाग में तो देखो ठीक है, ना। हाँ। हर क्या क्या डिसऑर्डर। ऑर्डर में, disorder। परफेक्ट ऑर्डर में Order। बेटा, परफेक्ट। देखो तो लॉजिक नहीं दे रहे, आप मेरा राइटिंग पे मत जाओ। अगर सोचो कि अच्छा खूबसूरत सा बना कर देते तो सोचो ना आपको क्या दिख रहा है। देखो तो हाँ सर ऑर्डर। ऑल्टरनेट वे में सब है, एक रेड। हर कोई ऑल्टरनेट हाँ वे को सर। फॉलो कर, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। हाँ सब में सर, चार चार है, बराबर। सब में चार चार है, दो सेम कलर है, पैटर्न चल रहा है, एक और सब ऑल्टरनेट करके तुम किसी भी तरफ से देखो ऑल्टरनेट दिखेगा। एक परफेक्ट ऑर्डर में है, ये परफेक्ट ऑर्डर है ये। और ओके सर। अगर एक ऐसा कुछ तुम खुद बना करके दे सिस्टम, एक और बॉक्स में हम बॉल्स को ऐसे रख रहे हैं, इस तरीके से बॉल्स को रख रहे हैं, बोलो ये ऑर्डर में या डिसऑर्डर में? डिसऑर्डर। डिसऑर्डर। ये ऑर्डर में है ये डिसऑर्डर। और ये डिसऑर्डर। हाँ सर। सर आपका माइक ऑफ हो गया है। सर हाँ सर। हेलो, हाँ बड़ी सर। ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। डिसऑर्डर।
अब सोचो हाँ, अगर आप में से प्रकाश को दिया ये बॉक्स की है, प्रकाश बेटा ये ले घर से लेकर के स्कूल जा, लेकिन ये सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो बोलते हाँ, हो सर। प्रकाश अगर ये घर से लेकर के स्कूल को लेकर के जाएगा तो बहुत संभाल करके लेकर जाएगा या एकदम बिंदास हिलाते हुए लेकर के सर संभाल के सर संभाल के लेके जाएगा सर। तो अगर इसको तो संभाल स्टेबिलिटी कम करके है लेकर सर। जाएगा तो मतलब आप उसको तो क्या मानोगे कि वो स्टेबल सिस्टम है कि अनस्टेबल सिस्टम है? सर अनस्टेबल है अनस्टेबल सर। सर, अनस्टेबल सर। अनस्टेबल। है, अनस्टेबल है। अब इधर से सोचिए, ये वाला बॉक्स को दे दिए क्या प्रकाश को, ले जा बेटा, अब वो झूमते नाचते गाते जाए, बोलो इस सिस्टम को कोई फर्क पड़ेगा? नो सर, नो सर, तो स्टेबल है सर तुमको फर्क इसीलिए। नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये क्या, ये स्टेबल है? हाँ हाँ सर। सर। तो कौन स्टेबल साबित हुआ, जो ऑर्डर में है वो स्टेबल है, ये जो डिसऑर्डर में है? सर डिसऑर्डर होंगे सर। सर जो डिसऑर्डर में। और डिसऑर्डर का मतलब हाँ। क्या हुआ, रैंडमनेस। रैंडमनेस जितना बढ़ेगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगा। उतना बढ़ेगा। बढ़ेगा। अब मोटा मोटी बात को फिर से समझ लो कि अगर एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, यानी ये हेडिंग, ये अब इस हेडिंग को समझो, फैक्टर अफेक्टिंग, तो कौन कौन सा फैक्टर है? दो फैक्टर है, सर रैंडम। एक एनर्जी फैक्टर एनर्जी। हाँ सर, और एक और एक रैंडमनेस। रैंडमनेस। हाँ सर। लेकिन एक्चुअली में एक फैक्टर है, और वो फैक्टर कौन है? स्टेबिलिटी। एक्चुअली में लेकिन एक ही फैक्टर है, लेकिन चूंकि स्टेबिलिटी दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम दो फैक्टर पकड़ के चलेंगे। और कैसे रिलेटेड है? एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा, घटेगा सर। और रैंडमनेस बढ़ेगा तो तो स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा। बढ़ेगा। ये याद रखना आपको। अब आप फिर से समझते, बोलो सॉलिड लिक्विड गैस किसका रैंडमनेस ज्यादा है? सर गैस। गैस का सर। गैस। ये होगा रैंडमनेस का ऑर्डर। हाँ हाँ सर, सर। स्टेबिलिटी ऐसे ही होगा, स्टेबिलिटी ऐसे ही। अब बोलो मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या हो रहा है, तो बोले सर आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब हाँ, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। बोल किसका रैंडमनेस ज्यादा, सॉलिड का या लिक्विड का? सर लिक्विड का। लिक्विड। लिक्विड का तो सॉलिड से लिक्विड में का। जाने का मतलब रैंडमनेस बढ़ बढ़ेगा। बढ़ रहा है। सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगा, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगा। बढ़ रहा सर। हेंस इट इज स्पॉन्टेनियस। हाँ सर। एंडो है फिर भी स्पॉन्टेनियस है, क्यों? क्योंकि इस मामले में रैंडमनेस इतना बढ़ जा रहा है कि एनर्जी या फैक्टर काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये स्पॉन्टेनियस पाएगी। अच्छा सर। ठीक सर, ठीक। तो मोटा मोटी बात अब दिमाग में बैठा लो कि स्पॉन्टेनिटी किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो बोले सर एक वर्ड में बोलेंगे तो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, और और दो में बात करेंगे तो एनर्जी और रैंडमनेस। रैंडमनेस। अब एनर्जी को कुछ- एक्सप्रेस कैसे करेंगे, ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, देख तो, हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है सर, एक सर मिक्स। है ना? एक्सो हाँ, होना सर। चाहिए ना, एनर्जी एनर्जी सर। के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सो होना चाहिए। तो एनर्जी हाँ, को एक्सप्रेस करेंगे डेल्टा एच से, और रैंडमनेस को एक्सप्रेस करेंगे इस सिंबल से, एंट्रोपी। डेल्टा एस एंट्रोपी। अगला इंट्रोडक्शन हो गया बेटा। एनर्जी को डेल्टा एच से एक्सप्रेस करेंगे और रैंडमनेस को डेल्टा एस से एक्सप्रेस करेंगे। और चूंकि यहाँ पर रैंडमनेस बढ़ना चाहिए, यहाँ एनर्जी प्लस घटना चाहिए, इसलिए साइन नेगेटिव होगा, और रैंडमनेस Positive. बढ़ना चाहिए, इसलिए साइन पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। ये घोल करके पी जाओ बेटा। ये दो फैक्टर है जिसके ऊपर रैंडमनेस, सॉरी जिसके ऊपर स्पॉन्टेनिटी डिपेंड करेगा। फिर से रिपीट कर रहे, फाइनल रिपीट कर रहे बेटा। स्पॉन्टेनिटी एक वर्ड में अगर डिपेंड करेगा तो स्टेबिलिटी पे, दो पे डिपेंड करेगा तो एनर्जी और रैंडमनेस पे। एनर्जी मतलब एंथैल्पी नेगेटिव होना चाहिए, रैंडमनेस का मतलब एंट्रोपी पॉजिटिव होना चाहिए। ज्यादा रैंडमनेस लेस एनर्जी, नेगेटिव पॉजिटिव। सर एक क्वेश्चन है सर। समझा दे गधे लोग? हाँ सर। हाँ सर। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। सर सर हम लोग का कैसे पता चलेगा सर कि हम लोग ये जो कंडीशन है सर, जो कंडीशन दिया रहेगा तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि जो कंडीशन लोग दिया हुआ है, सिचुएशन दिया हुआ है, हाँ, रैंडमनेस से निकालना है या फिर एनर्जी से निकालना है? हमेशा जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठना बेटा, सबसे पहले एनर्जी से सॉल्व करना। ओके सर। देखना डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है कि नहीं। अगर देखेगा नहीं आ रहा है तो फिर अच्छा, तो रैंडम से करेंगे सर। और इसको हम पढ़ाएंगे। इसमें 4 कंडीशन बनेगा बेटा, वो आगे दिखाएंगे। ओके कब सर। कैसे समझेंगे कि सर कब एंट्रोपी से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कब एंथैल्पी से, किस फैक्टर को लेकर के काम करना है, ठीक है, वो भी दिखाएंगे।
अब देखो एक और चीज पे बात करने जा रहे कि तो अभी हम लोग क्या समझे कि अब देखो खेला कैसे चल रहा समझना बेटा। स्पॉन्टेनिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? स्टेबिलिटी पे। स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? एनर्जी पे और रैंडमनेस पे। अब पढ़ने जा रहे हैं कि रैंडमनेस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये समझो। तो उससे ये समझ में आएगा कि एंट्रोपी आप समझोगे कब बढ़ेगा कब घटेगा, क्योंकि आपको पता है कि कब प्रोसेस एंडो होगा कब प्रोसेस एक्सो होगा। तो एनर्जी का खेल आपको पता है। अब डेल्टा एस का खेला को समझो कि कब वो पॉजिटिव होगा और कब वो नेगेटिव होगा। आंसर सिंपल है, रैंडमनेस जहां बढ़ेगा वहां डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, रैंडमनेस जहां घटेगा वहां डेल्टा एस नेगेटिव होगा। सिंपल सा रूल। उसी तरीके से एनर्जी जहां बढ़ेगा वहां पॉजिटिव, जहां घटेगा वहां नेगेटिव। चलो देखते कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ये देखो एक एक फैक्टर। पहला फैक्टर देखो तो समझ में आ रहा है? हाँ सर। स्टेट ऑफ मैटर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर क्या अभी तो बोले ना कि सॉलिड तो लिक्विड गैस, गैस में किसका हाँ सर गैस पर, हाँ किसका रैंडमनेस सबसे ज्यादा होगा? हाँ सर। गैस का हो सर। गैस का होगा, है ना। तो फिजिकल स्टेट वाइज सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा रैंडमनेस गैस का होगा। उसके बाद लिक्विड। और सबसे कम किसका होगा? सॉलिड का Solid. होगा। ठीक है। रैंडमनेस टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली, वॉल्यूम के साथ डायरेक्टली, मोल के साथ डायरेक्टली। increases on dissolution directly proportional to dissociation and inversely proportional to association. Association. सोचो ना, एक काम करना ना, तुम्हारे घर पे देखना अभी जितना भी घर पे जो सजावट वजावट घर पे मम्मी अच्छे से सब रखी हुई होगी, सबको उठा उठा करके सब पटकना शुरू करो, फेंकना शुरू करो, तोड़ फोड़ लगा दो, डिसोसिएशन बढ़ा दो। मम्मी आएगी पूछेगी क्या कर रहा है बेटा? बोले मम्मी अभी अभी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं कि जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। घर का सारा सामान तोड़ करके घर का स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। ट्राई करके देख बेटा, कान के नीचे ऐसा लगेगा ना कि तुम अनस्टेबल हो जाओगे। बोलो। सर हाँ हाँ सर। मम्मी तो पूछेगी नहीं कि क्या क्या कर रहे हो, डायरेक्ट लगा देगी। वही बोल रहे ना, खाएगा ना अनस्टेबल हो जाएगा। चल इस खेल को समझते हैं। देख रैंडमनेस कैसे कैसा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ देखो, मान लो अगर आपके पास ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमोनिया गैस और HCl गैस से NH4Cl सॉलिड बना, बोल इसका रैंडमनेस बढ़ा या घटा? सर घट घटा। गया सर। क्यों घट गया? सर गैस एसोसिएशन हो रहा है। गैस से सॉलिड हो गया सर। हाँ, हाँ सर। तुम इसको दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो दो तीन तरीके से। आप एक बोल सकते हो कि सर गैस से सॉलिड हो गया, तो सॉलिड का रैंडमनेस कम है, इसलिए रैंडमनेस कम हो गया तो डेल्टा एस नेगेटिव होगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर एसोसिएशन हुआ है, हाँ सर। और एसोसिएशन जहाँ बढ़ेगा वहाँ रैंडमनेस घटेगा। इसी बात का सेम आंसर आ रहा है ना। आप ये भी बोल सकते हैं कि सर पहले 2 मोल था, एक ही मोल कम हो गया, वो भी तो कम। मोल घट गया, हाँ सर। मोल घट गया यहाँ से तो रैंडमनेस भी घट गया, है ना। हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स दे रहे, आप लोग बताओ कि वहाँ रैंडमनेस बढ़ रहा है या घट रहा है। इन अदर वर्ड्स आप बताना है कि वहां पर डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा। सर पॉजिटिव होगा सर। क्यों पॉजिटिव होगा? मोल भी बढ़ गया सर, और सर ये भी गैस बन रहा था। हाँ बोले सर मोल भी बढ़ा, सॉलिड से गैस की तरफ चला गया, है ना। हाँ सर। सर बढ़ जाएगा इससे भी। बढ़ जाएगा। बोलो क्या होगा? जब बढ़ेगा बढ़ेगा। हाँ सर। या पॉजिटिव, हाँ सर। है ना। अगर मान लो बोलो घटेगा। बोलो रे। घट जाएगा सर। घटेगा सर।
तो बढ़ना चाहिए अरे था। कैसे घटेगा बे, बढ़ेगा ना रे गजेड़ी लोग हाँ, सब तो बढ़ जाएगा। डिसोसिएशन हो रहा है, देखो तो पानी में स्टील जाकर के टूट गया, रिएक्शन को तो समझो। हाँ सर। है ना? हाँ सर। हाँ सर। चलो तो अगर ये बोलते हैं सर बढ़ जाएगा। हाँ ठीक है सर, बढ़ जाएगा। हाँ सर। अब बढ़ सर ये जाएगा। माइनस बढ़ होगा। जाएगा सर। बोलो। सर बढ़ जाएगा। सर माइनस होगा। बोल। यही बेटा लोग सुनो ध्यान। पहला वाला पॉजिटिव। सुनो 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 सुनो, यहाँ पे ये जो दो क्वेश्चन है ना बेटा, ये दो क्वेश्चन आपको अलग से याद रखना होगा। ये अभी उस रूल से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, या करोगे तो गलत आंसर आएगा। जो रूल अभी आपको सामने दिख रहा है, जिसको फॉलो करके अभी हम लोग कई सारा प्रॉब्लम बनाए, ये दो के मामले में अलग से थोड़ा सा याद रखना। इस पे क्वेश्चन वगैरह पूछता है, इसलिए इसको अलग से बता रहे हैं। फिर कैसे करना ये देखो, समझे। यहाँ पर बॉइलिंग ऑफ एग, अगर आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो इसका एक और नाम है बेटा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन डीनेचर हो जाता है बेटा। तो बॉइलिंग ऑफ एग में होता क्या है कि जो प्रोटीन होता है, बॉयल होने से पहले उसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और जब अंडा को बॉयल करते तो उसका जो प्रोटीन होता है बेटा, बॉयल करने तो ब्रेक हो जाएगा। वो कॉइल्ड फॉर्म में हो जाता है, ऐसा कॉइल्ड। तब यहाँ से ज्योमेट्री से समझो, हेलिकल से कॉइल्ड का मतलब बोलो तो रैंडमनेस बढ़ा या घटा? बढ़ गया। बढ़ गया है ना। जितना ज्यादा उलझेगा उतना ज्यादा रैंडम माना जाएगा। हाँ सर। रैंडमनेस बढ़ गया मतलब इसका डेल्टा एस पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। और स्ट्रेचिंग ऑफ रबर को ऐसे पढ़ोगे कि रबर जो होता है वो एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है, पॉलीमर होता है बेटा, मैक्रोमोलिक्यूल। हाँ सर। और इसका मॉलिक्यूल कॉइल्ड फॉर्म में होता है, ऐसे कॉइल्ड होता है, कॉइल्ड। और जब इस कॉइल्ड को हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो ये अनकॉइल्ड हो जाता है। तो नेगेटिव हो जाएगा। है ना। तो इस मामले में देखो तो कॉइल्ड से अनकॉइल्ड, तो ये कॉइल्ड का मतलब ज्यादा रैंडमनेस उलझा हुआ था, अब तो ये हाँ सर। अनकॉइल्ड का मतलब रैंडमनेस यहाँ पर घट गया। यानी इस मामले में डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव। माइनस। ये दो क्वेश्चन को बेटा अलग से ध्यान से पढ़ना है, याद रखना है। और आप लोगों को नोट्स भेज दिए, उस नोट्स में ये दिया हुआ है बेटा, एक बार देख लो, पढ़ लो। पढ़ो इसको। हाँ सर पढ़ ली। क्लियर है बेटा लोग, आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए क्वेश्चन आप लोगों की सॉल्व करो।
बोलो रे। सी सर सी। सर सी। पॉजिटिव एंट्रोपी। सर तो डिसोसिएशन। देखो तो 2 नंबर में सॉलिड से गैस की तरफ जा रहा है, 1 नंबर में तो एसोसिएशन हो रहा है, 2 में डिसोसिएशन हो रहा है, 3 में गैस से गैस जा रहा है लेकिन फिर भी डिसोसिएशन तो हो रहा है। ठीक है बेटा लोग, चलो। तो अभी भी बेटा रैंडमनेस के जरिए से एक टर्म पढ़े कि एनर्जी को हम लोग एंथैल्पी के टर्म में डेल्टा एच के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे और एंट्रोपी रैंडमनेस को डेल्टा एस के टर्म पे एक्सप्रेस करेंगे। आप देखो एंट्रोपी का कुछ बेसिक फंडामेंटल आ रहा है बेटा, जिसको याद रखो। पहला देखो डेफिनेशन, ये पहला फंडामेंटल देखो, यही पढ़े ना कि रैंडमनेस को मेजर यानी डिग्री ऑफ रैंडमनेस, जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा एंट्रोपी उतना ज्यादा होगा। तो एंट्रोपी को डिफाइन किया गया, इट मेजर्स व्हाट, किस हद तक रैंडमनेस होगा, द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, एक सिस्टम का रैंडमनेस का डिग्री। अब इसका मैथड, ये एक स्टेट फंक्शन है इसलिए डेल्टा एस लिखते हैं बेटा, और डेल्टा एस का फॉर्मूला एकदम घोल करके पी जाओ, क्यू बाई टी, ये आपका फॉर्मूला होगा। ए गधा लोग बोल, हाँ सर। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या पढ़े थे, कौन कौन जीरो होता है? सर डेल टी जीरो, डेल डेल्टा जी और एस जीरो, डेल ई जीरो और डेल एच जीरो। एडियाबैटिक में सर क्यू जीरो, डेल एस जीरो। देखो क्यू को जीरो कर दो, डेल एस जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग बोले थे ना उस टाइम, याद रखना बेटा, आगे सब दिखाएंगे कब क्यू जीरो होता है। यूनिट, अब 2 और फॉर्मूला से मिल लो बेटा, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये तेरा फंडामेंटल फॉर्मूला। अगर एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन पूछेगा तो आपको फॉर क्यू की जगह पर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का वैल्यू लेना है, और नीचे टेम्परेचर की जगह पे वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। और सेम वे से अगर वो एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन का बात होगा तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बाय टेम्परेचर, एंड दिस टाइम टेम्परेचर विल बी बॉइलिंग पॉइंट। और ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है बेटा, जो आपके स्कूल एग्जाम और बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन सब में उठा करके देखो, हर बार हर जगह इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, इजी होता है याद रखना। अब तक एक बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन आपके सामने है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ एनी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो। बोलो रे, सॉलिड लिक्विड गैस किसका एंट्रोपी सबसे कम होगा? सॉलिड। सॉलिड। हाँ सर। हाँ सर ठीक अच्छा है। सोचो तो, हम लोग ये बचपन में पढ़े थे कि सॉलिड जो होता है उसका पार्टिकल जो होता है वहां पर टाइटली पैक्ड। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता, टाइटली पैक्ड होता है ना। सोचो हाँ तो, सर। अगर एक ऐसा सॉलिड है जो परफेक्ट, देखो यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया परफेक्ट, एक ऐसा सॉलिड जो परफेक्ट सॉलिड है, यानी वहां पर कोई सब पार्टिकल एकदम आराम से ऑर्डर में पैक्ड है, तो वो तो आप इसको क्या कहोगे कि ये कंप्लीट ऑर्डर में या डिसऑर्डर में है? ऑर्डर में। ऑर्डर में, परफेक्ट ऑर्डर में, है ना। तो अगर ऑर्डर में है तो बोल इसका एंट्रोपी मतलब इसका रैंडमनेस कितना हुआ? कम हुआ बहुत। है ही नहीं, रैंडमनेस जीरो है। हाँ सर, परफेक्ट है तो जीरो। एंट्रोपी का वैल्यू जीरो। ये वाला लाइन आपको और अच्छे से कब समझ में आएगा पता है बेटा? जब आप लोग क्लास 12 में जाओगे, क्लास 12 में चैप्टर आएगा सॉलिड स्टेट बोल करके, हाँ पता वहां है। पर आप पढ़ोगे जो सॉलिड में वो पार्टिकल एकदम मतलब एक पैटर्न फॉलो करता है, एक पैटर्न इस तरीके क्यूबिकल टाइप का का, पैटर्न, तो क्यूबिकल टाइप का इस तरीके का पैटर्न फॉलो होता है। तो बोलते इस पैटर्न को आप क्या कहोगे, ये ऑर्डर में या डिसऑर्डर में? ऑर्डर में सर। ऑर्डर में, है ना। अगर ये ऑर्डर में तो इसका रैंडमनेस का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा? जीरो। तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो हो जाएगा। तो एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होगा उसका एंट्रोपी का वैल्यू हमेशा जीरो होगा। और ये जो एक लाइन बेटा भी समझाएं, इसका एक और नाम याद रखना, इसका नाम है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है सर। अब आगे कुछ और फंडामेंटल बात इसको सुन लो। एंट्रोपी की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम लोग पहले भी बात कर चुके कि इंटेंसिव क्या होता है, एक्सटेंसिव क्या होता है। अब
साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा एस का वैल्यू 0, कौन बताएगा क्यों? सर सब कुछ ही तो जीरो होता है उसमें। क्या सब कुछ 0 होता है? आप सर बोलोगे साइक्लिक सर प्रोसेस में। सब नहीं, हर स्टेट फंक्शन 0 होता है, हाँ क्योंकि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, तो साइक्लिक प्रोसेस में इसका वैल्यू 0 है। जीरो। तो देखते खेल नहीं बन रहा। अगर आपसे पूछा है बोल कब कब डेल्टा एस 0 होता है, बोलेगा सर सर जब सॉलिड जब में साइक्लिक प्रोसेस होगा तब 0 एडियाबैटिक होगा, होगा जब। और वेरी गुड, एडियाबैटिक। जब एडियाबैटिक होगा तब 0 होगा, जब और तब सॉलिड होगा परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। तब होगा। तब 0 होगा, और इक्विलिब्रियम पे भी 0 पाया जाता है। ओके सर। अब यहाँ पर दो और चीज सुनो, ये देखो, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, हाँ सर। है ना? याद रखना किसी भी रिवर्सिबल चेंज के लिए एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स का वैल्यू हमेशा, जीरो। क्योंकि वो Okay. रिवर्सिबल क्या हो सकता है बेटा? वो रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, इक्विलिब्रियम अचीव 0 हो हाँ जाएगा। सर। हाँ सर। लेकिन अगर वो इरिवर्सिबल होगा तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो। 0 होगा। ठीक है, हाँ ये सर। रिलेशन याद रखना है आपको। और चूंकि एंट्रोपी अगर एक स्टेट फंक्शन है, तो फिर किसी केमिकल रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे? एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। आप कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला देखो यहाँ पर, ये देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर आपसे एंट्रोपी का डिमांड की, ये सब डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेटा, आपको इसको कहाँ से आया, कैसे डिराइव करना, इसके बारे में कुछ नहीं जानना है। ये सारा फॉर्मूला आप प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर एंट्रोपी पूछेगा तो ये आपका फॉर्मूला है, और आइसोथर्मल कंडीशन यहाँ पे आपको साफ तौर पे दिखेगा, क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन में P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 होता है। हाँ सर। P2 by V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? P1 by P2, V2 हाँ by सर। V1 की जगह पे P1 by P2। हाँ सर। आइसोकोरिक प्रोसेस का फॉर्मूला 2.303 Cp log T, Cp का मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे आइसोबारिक। तो आइसोकोरिक में चीटिंग कर ले, फॉर्मूला सेम लॉजिक से याद रख, जो ऊपर ये दोनों फॉर्मूला सेम है। और आप लोग पहले ही पढ़ चुके कि एडियाबैटिक में Q का वैल्यू 0 होता है, इसलिए डेल्टा एस का वैल्यू भी 0 होगा। तो 4 अलग अलग कंडीशन पे डेल्टा एस का वैल्यू आपको जानना है। पढ़ो इस क्वेश्चन को। हाँ सर पढ़ लिए। सर इसमें एस क्या है सर? मतलब O3 कॉमा एस। हाँ, सर इसमें ओ ये एफ Fe2O3 कॉमा होता है सर। एस मतलब सॉलिड, जी मतलब गैस। ओ अच्छा 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 स्ट्रेट। यहाँ देख, इस वक्त जो क्वेश्चन बेटा आप लोग देख रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। बस कंडीशन होगा कि वहां पे आपके पास जो रहेगा ऑप्शंस नहीं रहेगा, यहाँ ऑप्शंस है, और चूंकि ऑप्शंस है तो हम लोग कुछ हद तक लॉजिक से भी सॉल्व करेंगे। तो देख, आपके पास क्या पूछा है? कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज किसका? रिएक्शन का, इस रिएक्शन का। तो किसी रिएक्शन का एंट्रोपी कैसे लिखेंगे? एंट्रोपी का मतलब होगा टोटल एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्ट। हाँ हाँ सर। अब देखो, प्रोडक्ट में कौन है? Fe है, Fe इसका मतलब क्या लिखेंगे? 2 इंटू एंट्रोपी ऑफ Fe, और Fe का एंट्रोपी कितना दिया बेटा? 27.3 प्लस करेंगे। अब मेरा और कौन है? 3 मोल पानी है, तो 1 मोल पानी का एंट्रोपी कितना दिया? इतना। तो 3 मोल के लिए कितना लिखेंगे? 3 इंटू 69.9। इसमें तो वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, हाँ माइनस अब प्रोडक्ट रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट में कौन है? Fe2O3, हाँ सर 84.7 दिया है, 87.4 प्लस 2 इंटू क्यू प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना रहे यहाँ पर? तो 3 into 1 सर 30। 130.7। बाकी आपका कैलकुलेशन है। सिर्फ समझ में आया बेटा लोग? यस सर। हाँ सर। अब अगला देखो, क्या मांगा है? मेल्टिंग पॉइंट दिया क्या है? याद करो, अभी भी एक फॉर्मूला पढ़े थे कि अगर एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन पूछेगा डेल्टा तो एच एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर। है ना? और टी पूछा है तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एच बाई डेल्टा एस करना आपको। हाँ सर। और डेल्टा एच का वैल्यू क्या है?
9.95 into 10 to the power of 3 Power बोल of क्यों? 3 सर किलो जूल है। तो उससे क्या है? बोले सर यहाँ ये तो जूल में है, दोनों को सेम में रखना होगा। हाँ सर अगर ये किलो जूल में होता तो चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ता। हाँ सर 35.7। बाकी आप कैलकुलेशन कीजिए। अगला टॉपिक क्या है बेटा अब आपके पास? गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी। अब देखो गिब्स एनर्जी का जरूरत क्यों पड़ा वो समझो। दरअसल में अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि बोल बेटा एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्यों है? स्टेबिलिटी है। हाँ सर और स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? एनर्जी रैंडमनेस डेली। है ना? अब आता है उस सवाल का जवाब जो थोड़ी देर पहले तुम लोग पूछा था कि सर कैसे समझेंगे कब डेल्टा एस से गेम खेलना है, कब डेल्टा एच का गेम खेलना है, कब रैंडमनेस से हम स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे और कब एनर्जी से। तो चूंकि यहाँ पर दो अलग अलग फैक्टर और ये देखने को मिल रहा है कि एक ही प्रोसेस कलकत्ता में अगर स्पॉन्टेनियस है तो हिमालय पे नहीं, अगर हिमालय पे तो यहाँ नहीं। तो कलकत्ता में और हिमालय में फर्क किसका बेटा? टेम्परेचर का है। तो टेम्परेचर भी एक रोल यहाँ प्ले करता है और ये सारे रूल को मिलाकर के एक नया रूल बनाया गया और उस नया रूल का खेला क्या है? इस एक को बोल दिया कि चलो अब तुमको नाम दे देते डेल्टा जी, और डेल्टा जी को इन दोनों के साथ रिलेट करते ऐसे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा। तो गिब्स एनर्जी दरअसल में क्या करता है बेटा? दोनों फैक्टर को मिला करके एक्सप्रेस करता है, अकेले बात करता है। मतलब समझ लो ये हो गया स्टेबिलिटी, सारा स्टेबिलिटी अब डेल्टा जी डिसाइड करेगा, और ये हो गया आपका एनर्जी, और ये हो गया आपका रैंडमनेस। अब एक कब एनर्जी का गेम चलेगा, कब रैंडमनेस का गेम चलेगा, उससे स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होगा, यही सारा पढ़ाई बेटा इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। यानी कि दोनों फैक्टर को मिला करके पढ़ेंगे, रैंडमनेस को, एनर्जी को, एक टर्म में गिब्स एनर्जी। देखो गिब्स एनर्जी के लिए इक्वेशन ये दिया गया है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, और इस इक्वेशन को नाम दिया गया बेटा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये एक फंडामेंटल है, पहले इसको घोल करके पी जाओ। दूसरा फंडामेंटल और आने वाला, वो सुनो क्या। ये क्या मेजर करता है बेटा? ये मेजर करता है यूजफुल वर्क डन, कितना एनर्जी यूजफुल काम करने में लगा, ये उसको मैथमेटिकली मेजर करने का ताकत रखता है। देखो इट मेजर्स मैक्सिमम यूजफुल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गिवन प्रोसेस। ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए जो एनर्जी का जरूरत पड़ता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये डेल्टा जी। इसका एक और भी मतलब याद रखना है कि डेल्टा जी ऑल्सो रिप्रेजेंट्स व्हाट? वर्क डन। इस एक डेफिनेशन से बेटा नीट पे एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था, आगे दिखाएंगे कभी। तो दो फंडामेंटल याद रखना बेटा, एक तो ये दोनों को किसको जोड़ रहा है बेटा? एंथैल्पी को और एंट्रोपी को, मतलब एनर्जी को और रैंडमनेस को जोड़ने का काम कर रहा है, ताकि एक बार में स्टेबिलिटी को डिफाइन कर पाए। और दूसरा ये वर्क डन को भी रिप्रेजेंट करता है। अब देखो यूनिट है, स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये सब आप पढ़िए, सब मतलब बता दिए। अगर केमिकल रिएक्शन है, सेम लॉजिक, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब आपके पास देखो यहाँ पर डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या, आइसोथर्मल कंडीशन पे डेल्टा जी का एक और फॉर्मूला है 2.303 nRT log V1 by V2 या P2 by P1। ए बोलोगे रे आइसोथर्मल कंडीशन पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? सर लॉग V2 by V1 होगा, P1 by P2 होगा, बाकी सेम। तो बोल तो दोनों फॉर्मूला सेम हुआ या डिफरेंट हुआ? अलग हुआ सर। ध्यान से देख, और माइनस के डिफरेंस। ध्यान से देख, अच्छा दोनों हाँ सेम बा सर, कि अलग बा? सर सेम है। वॉल्यूम और सेम प्रेशर। अबे माइनस को अगर अंदर हाँ रख सर, देगा तो सेम है तो सेम है पलट सर। जाएगा। तो यहाँ माइनस नहीं दिखाया तो इसका मतलब ये दोनों सेम है। हाँ सर। डेल्टा जी का सेम फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं, जो वर्क डन का फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा वही डेल्टा जी का फॉर्मूला यूज करेंगे। समझे बेटा? अब आगे हाँ देखो, सर। अब यहाँ से डिसाइड होगा ऐसे कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव आया तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, पॉजिटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, और अगर जीरो आया तो इक्विलिब्रियम होगा। देखो बात बड़ा सिंपल है, देखो लॉजिक से समझो। यहाँ पर इसका मैथमेटिकल, आप लोग बोलो हमारे पास रिलेशन क्या है? ये रिलेशन है ना। अब बोलो तो
एक प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एच का क्या साइन होना चाहिए, नेगेटिव, और डेल्टा एच का साइन। पॉजिटिव, अब इसको इसमें पुट कर और इसमें इसको पुट कर, तो वो डेल्टा जी क्या बन जाएगा, नेगेटिव। हाँ सर। सर आप म्यूटेड है। क्या हो रहा है, कोई कुछ बोलेगा। हाँ सर ठीक है। बस खाली बोल दिया सर आप म्यूटेड है, अगर ये पार्ट समझ में आया तो बोलना, सेम बात तो यहाँ लिखी, ये समझ में आया कि नहीं। हाँ सर समझ में आ गई। तो आप मोटा मोटी बात याद रखना कि डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो इसका मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस नॉन होगा, और जीरो होगा स्पॉन्टेनियस। तो इक्विलिब्रियम। ठीक है। अच्छा एक और लैंग्वेज सीख लो, यहाँ पे एक और लैंग्वेज बता दीजिए। देखो आप एक फर्क ध्यान दिए यहाँ पर, देखो तो लिखने का ये तरीका पे, इस पे फर्क क्या है। हाँ सर वो डिग्री में लिखा होगा। हाँ तो सुनो, आप इसको पढ़ोगे गिव्स एनर्जी, और इसको पढ़ोगे स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। आप इसको पढ़ोगे एंथैल्पी, इसको पढ़ोगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी। आप इसको पढ़ोगे इंटरनल एनर्जी, आप इसको पढ़ोगे स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी। आप इसको पढ़ोगे एंट्रोपी, आप इसको पढ़ोगे स्टैंडर्ड एंट्रोपी। समझ में आ रहा लैंग्वेज। हाँ सर। सवाल है ये स्टैंडर्ड का मतलब क्या, तो सुनो, थर्मोडायनेमिक्स के लैंग्वेज में ये आपको जानकारी होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स के लैंग्वेज में जब स्टैंडर्ड टर्म हम लोग यूज करेंगे, उसका मतलब 3 डेटा फिक्स रखेंगे कि वो जो भी उसका जो वैल्यू आपको कैलकुलेट दिया गया, जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, उस कैलकुलेशन के दौरान स्टैंडर्ड तौर पे कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी को मेंटेन किया गया है, प्रेशर 1 एटीएम को मेंटेन किया गया है, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 298 केल्विन को मेंटेन किया है। अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन सॉल्व करने, मतलब कोई एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे और सारा डेटा स्टैंडर्ड मोड में दिया हुआ है, लेकिन टेम्परेचर का डेटा आपको चाहिए नहीं दिया हुआ है, कंसंट्रेशन का डेटा चाहिए नहीं दिया हुआ है, प्रेशर नहीं दिया हुआ, तो खुद से ये डेटा ले सकते हो। ये स्टैंडर्ड का मतलब हुआ। समझा रहे गधे लोग। हाँ सर। चलिए अब यहाँ पर 2-3 रिलेशन है बेटा, देख लो। याद है केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक टर्म पढ़े थे, क्यू और के, रिएक्शन कोएफिशिएंट ऑफ हाँ सर। इक्विलिब्रियम, और बोले थे हाँ सर। इक्विलिब्रियम पे ये दोनों इक्वल होता है। हाँ सर। तो इन दोनों का रिलेशन जी के साथ पाया गया कि गिब्स एनर्जी और स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी के बीच में ये रिलेशन, तो याद रखो। और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू 0 होगा, तो अगर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, अब ये क्या बन जाएगा, डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल प्लस ना, इसको उस तरफ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बोलते थे, डेल्टा जी डिग्री इक्वल्स टू माइनस -2 -2.30। इसका मतलब ये वाला आएगा, देख। हाँ सर। हाँ सर। और क्यू को बदल करके क्या बना देंगे, के बना देंगे। के। क्यों के बना देंगे, क्योंकि बात इक्विलिब्रियम का हो रहा है, तो हाँ ये आ सर। जाएगा। ये कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, सब याद रखो। आपको ये लास्ट वाला फॉर्मूला भी आप स्किप कर सकते हो। यहाँ तक का बात समझ में आया आप लोगों को। हाँ सर। हाँ सर। चलो अगला क्लास बेटा हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी। सर कितना क्लास है सर? अगले क्लास में ये कंप्लीट। और चैप्टर थी ना? हाँ हाँ ठीक। पिछला वीडियो चला गया बेटा आप लोगों के पास। हाँ हाँ सर। सर।